Hello friends, welcome to Make My Exam. This is Dr. Deepak Yadav presenting the Modern History video lectures. Today we'll talk about the beginning of Indian National Movement. आज हम शुरुआत से पहला टॉपिक लेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट. हम बात करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट किस तरह शुरू होता है, कांग्रेस कैसे बनती है, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रगल करते करते देश की सबसे पॉपुलर पार्टी बनती है और देश को आजादी दिलाती है. The topic is beginning of Indian national movement. So before moving ahead, we should understand the fact behind Indian national movement. Why this movement started? ऐसा क्या हो रहा था भारत में, या ऐसा क्या हुआ कि हमें एक आंदोलन शुरू करना पड़ा अपने देश के लिए? तो यहां पर हमें जानना है कि इंडिया की हालत क्या थे, क्या हालत थी इंडिया के लोगों की. एक स्टेटमेंट में अगर इसका आंसर दिया जाए कि भारत का आजादी का आंदोलन क्यों शुरू हुआ, नेशनल मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, उसका एक स्टेटमेंट आंसर कहता है ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसी. हमारा नेशनल मूवमेंट जो था, इट वाज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ दैट एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी. ब्रिटिशर्स हमारे देश में जो अत्याचार कर रहे थे, उन सबका रिजल्ट निकलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट. कोई चॉइस नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी के रूप में इंडिया में आती है, व्यापार करने आती है, धीरे धीरे यहां की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बनती है, पॉलिटिकल पावर बनती है और देश में अपनी सरकार बनाती है. लेकिन इस सारे टाइम फ्रेम में एक चीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्स्टेंटली की, वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस. किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते हैं भारत में, कैसे वो एक एक समाज के हर वर्ग को, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं. चाहे किसान हो, हद से ज्यादा टैक्स लगाते हैं, चाहे वो सोल्जर हो, आर्मी में सोल्जर हो. एक पॉलिसी खेलते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं देश में लोगों के साथ. किसान, मजदूर, सैनिक, मर्चेंट, सबके साथ बुरा करते हैं. ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर देते हैं. Each and every section of the society was economically, financially exploited. एक एग्जाम्पल के तौर पर किसान, अंग्रेज आते हैं, देखते हैं भारत का सबसे खुशहाल वर्ग है किसान, टैक्स लगाओ. इंडिया की इकोनॉमी, उसकी बैकबोन है एग्रीकल्चर, टैक्स लगाओ, टैक्स कलेक्ट करो, पैसा कलेक्ट करो, विदेश भेजो, अपने देश इंग्लैंड भेजो. इंडिया की सारी इकोनॉमी. बात करेंगे हम ड्रेन थ्योरी की आगे, ये किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करके ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाता है. तो कहने का मतलब यह है कि नेशनल मूवमेंट की जड़ें कहां से शुरू होती हैं, जहां इंडियंस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है. वो परेशान हो चुके थे अंग्रेजी हुकूमत से, किस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज को वो झेल रहे थे. फाइनली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो नेशनल मूवमेंट शुरू करते हैं. हमारे देश के लीडर्स नेशनल मूवमेंट शुरू करते हैं. वजह सिर्फ यही नहीं थी, इसके साथ एक और वजह थी. ये वो वक्त था जब हमने दुनिया की तरफ देखा तो बाकी देशों में इस वक्त रिवॉल्यूशन चल रहा था, वहां पर उनके आंदोलन चल रहे थे. फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ऐसे आंदोलनों से हमने सीख ली कि अगर उन देशों में रिवॉल्यूशन हो सकता है, उन देशों में नेशनल मूवमेंट चल सकता है, तो हम भी अपने देश के लिए नेशनल मूवमेंट शुरू कर सकते हैं. थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने सुना है 1857 की क्रांति, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया. इंडियंस इतने परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से कि एक रिवोल्ट होता है 1857 में. रिवोल्ट बहुत सक्सेसफुल चल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है. अंग्रेज उस रिवोल्ट को कुचल देते हैं. आगे बढ़कर वो अपनी पॉलिसीज को और ज्यादा अत्याचारी बनाते हैं और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज लेकर आते हैं और कठोर रवैया अपनाते हैं. और देखते ही देखते इन कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है. एक एग्जांपल मैंने आपको दिया किसान का, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको मर्चेंट का. उस जमाने में हमारा मर्चेंट, कपड़ों का व्यापारी, उसका बनाया कपड़ा पूरे यूरोप में पॉपुलर था. अंग्रेजों ने जब यह चीज देखी कि इंडिया का मर्चेंट बहुत खुशहाल है, कपड़ा बनाता है, हमारे ही देशों में बेचता है और बहुत पैसा कमाता है, तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसी टैक्स पॉलिसीज लगाई जिससे कि हमारे देश का मर्चेंट भी बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया, सोल्जर परेशान है इंडियन आर्मी में, लेबर क्लास परेशान है. राजा महाराजा को अगर हटा दिया जाए तो अगर मैं जमींदार क्लास पर आऊं तो ऐसा कहा जाता है कि जमींदारों ने अंग्रेजों की हेल्प की, मदद की. ये सच है,
लेकिन कुछ जमींदार अंग्रेजों से परेशान भी थे। इन जमींदारों से कहा जाता था कि आप जाओ किसान से टैक्स वसूल करो और हमें दो, अगर वक्त पर आपने टैक्स नहीं चुकाया तो आपकी जमीनों को हम जब्त कर लेंगे। तो कुछ हद तक जमींदार भी परेशान थे। तो बताना मैं ये चाहता हूं कि भारत का हर वर्ग अंग्रेजों से परेशान था, दूसरा ऑप्शन कुछ बचता नहीं था, इसलिए हमारे देश के लीडर्स ने नेशनल मूवमेंट शुरू किया। हम उसकी बात करेंगे। दो वजह मैंने आपको बड़ी बताई, उनमें से एक वजह है दूसरे देशों को हमने देखा वहां पर आंदोलन शुरू हो चुके थे और सक्सेसफुल फेज में थे। तो मैं बात करूंगा अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह बनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद ही हमारा नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी? लोग कहते हैं कि देश को आजादी दिलाने के लिए बनी, लेकिन यह सही आंसर नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कुछ और वजहों से, और वो वजह क्या थी? पूरे देश की डिमांड, अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं, भारत के लोगों की कई परेशानियां हैं, गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही है, वो सारी मांगे अंग्रेजों के सामने रखने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पार्टी बनी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले कुछ और छोटी छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस भी बनी थी। ये क्यों बनी थी? सेम रीजन, जो हमारे देश के लोगों की समस्याएं थी उन्हें किस तरह से अंग्रेज सरकार तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। तो अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग जगहों पर, बंगाल में अलग, पंजाब में अलग, ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगी और उनका मकसद था अपने एरिया के लोगों की, अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना। पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि ये जो छोटी छोटी एसोसिएशन और पार्टीज थी, दे वर सो रीजनल, दे वर सो लोकल इन कैरेक्टर। वो पूरे भारत की बात नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने एरिया, अपने इलाके की, अपने राज्य की बात करती थी। दूसरी बात, these political associations, they were dominated by the rich and wealthy class. There was no mass participation, no middle class participation. For example, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कुछ ऐसी एसोसिएशंस बनी, उनके मैं नाम आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी दादा भाई नारोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद राणा ने बनाई थी पूना सार्वजनिक सभा। तो अब ये जो जितनी भी एसोसिएशन थी, दे वर सो लोकल इन कैरेक्टर, पूरे भारत की डिमांड नहीं रख सकती थी, प्लस डोमिनेटेड बाय रिच एंड वेल्दी पीपल, नो मास पार्टिसिपेशन, आम आदमी का तो उसमें पार्टिसिपेशन था ही नहीं। तो ये समस्या थी कि कैसे पूरे भारत की बातें, पूरे भारत की प्रॉब्लम्स हम ब्रिटिश सरकार के सामने रखें, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन छोटी छोटी पार्टियों की बातें सुनती भी नहीं थी। यहां पर जरूरी थी एक ऑल इंडिया लेवल बड़ी पार्टी हो जिसे ब्रिटिश सरकार कंसीडर तो करे। इन छोटी छोटी पार्टियों की तो मांग वो सुनती ही नहीं थी। और इन जो लोकल एसोसिएशंस हैं, इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जैसे कि इनकी डिमांड्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ डिमांड इनकी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि ये बात करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते थे, इंडियंस के एसोसिएशन की बात करते थे विद द गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आओ, बदलाव लेके आओ, अब तक सरकार आप लोग ही चलाते थे, हमें भी मौका दो, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होने दो। दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द गवर्नमेंट। बात करते थे लोग एजुकेशन की, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन दी कंट्री, के देश में एजुकेशन फैलाओ, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करो। तो ये सारी चीजों की बात करते थे, जरूरी मांगे थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन पर कभी ध्यान नहीं देती थी। तो यहां से हमारे लीडर्स को एक बात समझ में आ गई कि अब हमें इन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से नहीं चलना है, हमें एक ऑल इंडिया लेवल पार्टी बनानी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ऑल इंडिया लेवल पर हमें बात करनी है। तो यहां से शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, 1885, ये याद रखिएगा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। क्यों बनती है?
ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देश की पहली ऑल इंडिया लेवल पार्टी। अब जैसा कि कई लोग कहते हैं, अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, लोग कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी देश की आजादी के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए। सरासर गलत। इंडियन नेशनल कांग्रेस, देश को आजादी दिलाना इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद नहीं था, वो तो बहुत बाद में हुआ। शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। वो क्या थे? टू इनिशिएट अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि भारत में एक आंदोलन चलाया जाए, नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाया जाए। दूसरा, टू पॉलिटिकली एजुकेट द पीपल, लोगों को जागरूक बना हुआ, पॉलिटिकली उन्हें अवेयर करो कि आपके साथ क्या गलत कर रही है सरकार, क्या आपके अधिकार होने चाहिए, कैसे आपको देश के आंदोलन में जोड़ा जाए, लोगों में यूनिटी, टू यूनाइट द पीपल टुगेदर। और सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, एंटी कॉलोनियल प्रोपेगेंडा शुरू करना। मतलब अंग्रेजों ने जो कॉलोनियल पॉलिसीज अपना रखी थी, उसके लिए लोगों को, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना और उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना, लोगों को बताना कि ब्रिटिश की जो कॉलोनियल पॉलिसीज हैं वो कितनी गलत है। तो ये कुछ एम्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मैं फिर कहूंगा, शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की आजादी की बात नहीं करती है, वो इन कुछ डिमांड्स की बात करती है कि हम ये सारी डिमांड्स, कुछ डिमांड्स हैं जिन्हें हम देश के सामने रखेंगे, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि कैसे हम मूवमेंट शुरू करेंगे भारत के लिए, कैसे लोगों को एजुकेट करेंगे, और ये सब करते करते हम अपनी डिमांड अंग्रेजों के सामने रखेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहली बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, एक नाम आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पर लॉर्ड डफरिन के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885, 1885 में। दूसरी जरूरी बात, फर्स्ट सेशन, पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहां होता है? बॉम्बे में। प्रेसिडेंट वॉज WC बैनर्जी। कितने लोग आए थे पहले सेशन में? 72 पीपल। जैसे कि अगले सेशन की बात करूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला सेशन 1886 में होता है, वहां इनकी संख्या बढ़कर 436 हो जाती है, 436। हमें ये नंबर याद नहीं रखना है, हमें ये 72 वाला नंबर याद रखना है, क्योंकि पहला सेशन था, इंपॉर्टेंट है कितने लोग इकट्ठा हुए थे, 72। देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये नंबर बढ़ के हजारों में चला जाता है। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉपुलर पार्टी बनती है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन तैयब जी। पहली औरत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, एनी बेसेंट, 1917 के मद्रास सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी। पहली भारतीय महिला जो प्रेसिडेंट बनी, सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आखिरी सेशन, लास्ट सेशन, जयपुर, 1948। कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको कांग्रेस के बारे में पता होनी चाहिए। तो पहला सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। लास्ट सेशन, खास बात, कुछ अंग्रेजों को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो पहले ऐसे अंग्रेज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, जॉर्ज यूल। तो अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो फैक्शंस के बारे में,
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमने बात करी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ फैक्ट्स की हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि आईएनसी में दो तरीके के लोग थे, दो तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग थे, दो तरह की सोच रखने वाले लोग थे। पहले मॉडरेट्स, सेकंड एक्सट्रीमिस्ट। नरम दल और गरम दल, इनकी सोच अलग थी, काम करने का तरीका अलग था। थे दोनों कांग्रेस में, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग था। और इसी सोच में अंतर की वजह से, इसी डिफरेंस, इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आगे जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस टूटती है। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस टूटती है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं उसकी कॉम्पोजिशन की, कौन कौन लोग उसमें थे। तो सबसे पहले मॉडरेट्स, इनकी सोच क्या थी? ये लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के साथ हम नहीं लड़ सकते, अभी हम उस स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है कि अंग्रेजों को चैलेंज कर सके। इनके काम करने का तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कि आपको जो भी डिमांड रखनी है अंग्रेजों के सामने, जो भी बात करनी है, अपनी बात पहुंचानी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर आपको बात पहुंचानी है। इसके लिए पेटिशन, मीटिंग्स, प्रेयर्स, ये सब जरिए थे इनके। ये रिक्वेस्ट में बिलीव करते थे। इन्हें लगता था कि एक बार अंग्रेजों को हमारी एक्चुअल सिचुएशन का पता चलेगा, एक्चुअल कंडीशन का पता चलेगा कि एक भारतीय किस हालत में रह रहा है, तो अंग्रेज सरकार हमारी मदद जरूर करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम यहां मैं बताना चाहूंगा। दादा भाई नारोजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे काफी लीडर थे जो इस आइडियोलॉजी पर चलते थे कि हम अंग्रेजों से फिलहाल लड़ नहीं सकते, हम उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, हमें उनके सुपरविजन में, उनके सुपरिंटेंडेंस में ही रहना होगा, उनके हाथ के नीचे रहना होगा। और ये तरीके थे इनके। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का नाम सुनते ही जो एक नाम दिमाग में आता है वो है बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहली चीज, एक्सट्रीमिस्ट नफरत थी इन्हें अंग्रेजों से, हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल। इनका कहना था हमें स्वराज चाहिए, इनकी आइडियोलॉजी थी स्वराज, और इस स्वराज के लिए हम सेल्फ सेक्रीफाइस इनकी आइडियोलॉजी थी कि स्वराज को हासिल करने के लिए हम अपनी खुद की कुर्बानी देने से भी नहीं चूकेंगे। तो सेल्फ सेक्रीफाइस। तो यहां आप देख सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो फैक्शंस, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। जहां मॉडरेट्स सरकार के अंडर रहकर काम करना चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है? दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब हमें भी सरकार का हिस्सा बनाया जाए, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, गवर्नर की काउंसिल में हमारी भी एंट्री हो, हम भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, सरकार अंग्रेजों की रहे लेकिन हमें भी मौका मिले देश चलाने का। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट स्वराज चाहते थे। इनका तरीका था पेटिशन, मीटिंग, रिक्वेस्ट। इनका तरीका था कि हम सेल्फ सेक्रीफाइस करने से भी नहीं चूकेंगे। तो आप देख सकते हो कि आइडियोलॉजी का कितना फर्क था, और इसी आइडियोलॉजी की फर्क की वजह से टाइम टू टाइम इंटरनल क्लैशेस कांग्रेस की पार्टी में आते रहते थे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब हम बात करेंगे मॉडरेट्स की, क्योंकि शुरुआती दौर में 1885 जब कांग्रेस बनती है, 1905 तक कांग्रेस में किसका दबदबा रहा? मॉडरेट्स का। मॉडरेट्स dominated the Congress right from its inception in 1885 to 1905. मॉडरेट्स ने बहुत सारी मांगे रखी, बहुत जायज मांगे रखी अंग्रेजों के सामने। कुछ लोग कहते हैं कि मॉडरेट्स भारत के आंदोलन में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन ये मॉडरेट्स ही थे जिन्होंने भारत के आंदोलन को शुरू किया। कुछ डिमांड्स
जो ये टाइम टू टाइम अंग्रेजों के सामने रखते थे, टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। अंग्रेज सरकार जो टैक्स लगाती थी किसानों पर, उसे कम करो। दूसरा, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन कर रखी थी। क्यों मेंटेन करना जरूरी था आर्मी को? हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक बड़ी आर्मी चाहिए थी, और बड़ी आर्मी के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर चाहिए। तो आर्मी पर बहुत खर्चा होता था, बहुत एक्सपेंडिचर होता था आर्मी के ऊपर। इनका कहना था इस एक्सपेंडिचर को कम करो, इस खर्चे को कम करो, और बचे हुए पैसे को देश की गरीब जनता के लिए काम में लाओ, देश की गरीब जनता के लिए इस्तेमाल करो। यहां तीसरी जरूरी चीज, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की बात करते थे। आपने सुना होगा डांडी मार्च, गांधी जी ने नमक बनाया था, इस तरह की आपने बातें सुनी होंगी। उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा था। गलत कहा जाता है कि नमक बनाया था, उन्होंने नमक उठाकर उस कानून को तोड़ा था। तो हम बात करेंगे कि अंग्रेज सरकार कैसे, अंग्रेज सरकार की सॉल्ट को लेकर मोनोपोली थी, कैसे वो एक्सेसिवली हाई सॉल्ट टैक्स लगाते थे, तो उसकी बात करेंगे हम। तो ये मॉडरेट्स इसे अबॉलिश करने की बात करते थे। तो नो डाउट ये सारी वो चीजें थी, वो डिमांड्स रखते थे जिससे एक आम आदमी पर फर्क पड़ता है। अब रही बात की उनके कंट्रीब्यूशन की, कि मॉडरेट्स ने एक्चुअली में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है भारत के आंदोलन में, तो मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा कि मॉडरेट्स ही वो लोग थे, दोज पीपल हु एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपोज्ड द एक्सप्लॉयटेटिव फेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। पहली बार मॉडरेट्स लीडर ने हमें बताया था कि किस तरह से अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किस तरह से वो हमें लूट कर हमारे देश के पैसे को बाहर भेज रहे हैं। और इसमें एक बहुत जरूरी चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी की खास बात, इनको एक नाम से और जाना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यहां पर दादा भाई नारोजी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने एक थ्योरी का जिक्र किया है, और उस थ्योरी का नाम है ड्रेन थ्योरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रेन थ्योरी का जिक्र किसने किया, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नारोजी ने। इस ड्रेन थ्योरी के जरिए ही दादा भाई नारोजी, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने ही समझाया देश को कि कैसे हमारा जो पैसा है वो ड्रेन हो रहा है बाहर, मतलब इंडिया का पैसा लूटकर किस तरह से इंग्लैंड भेजा जा रहा है। ये बात दादा भाई नारोजी ने बताई थी, जो कि एक मॉडरेट थे। तो मॉडरेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने बहुत सारी मांगे रखी जिनका मैंने अभी जिक्र किया। यही वो लोग थे जिन्होंने भारत के नेशनल मूवमेंट को शुरुआत दी, उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने ही अंग्रेजों का असली चेहरा लोगों के सामने रखा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां हम कह सकते हैं कि मॉडरेट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि आज पहला लेक्चर हमने देखा कि किस तरह से भारत का आजादी का आंदोलन आगे बढ़ता है, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, कुछ फैक्ट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ड्रेन थ्योरी क्या थी, ये सारी बातें हमने की आज। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते वो देश की एक पॉपुलर पार्टी बनती है, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ती है, स्प्लिट होता है, किस तरह से बंगाल का बंटवारा होता है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था, अंग्रेजों ने टाइम टू टाइम जो हमारे लिए कानून पास किए, हमें और तंग करने के लिए, हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कानून पास किए, किस तरह से लखनऊ का हिस्टोरिक सेशन होता है, मुस्लिम लीग कैसे बनती है, मुस्लिम लीग का क्या पार्टिसिपेशन रहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, किस तरह से नेहरू रिपोर्ट आती है, जलियांवाला बाग, गांधी जी किस तरह से पिक्चर में आते हैं। हम बात करेंगे एक एक टॉपिक की, साइमन कमीशन आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजों का हम जिक्र करते करते 1947 तक बात करेंगे जब देश को आजादी मिली। आई होप you like today's lecture. Please like, share and subscribe.